नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भूपेश बघेल को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का टिकट राजनांदगांव से दे दिया है, जबकि उनका गृह जिला दुर्ग है। इनके राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर सियासत अब गर्मा चुकी है। बीजेपी ने कहा कि बघेल डर गए हैं, इसीलिए वो दुर्ग से मैदान छोड़ चुके हैं और राजनांदगांव से गए हैं। इधर बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। देखिए, कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से पार्टी ने टिकट दिया है, जिसको लेकर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बघेल डर गए हैं, इसीलिए दुर्ग छोड़कर राजनांदगांव चले गए। राजनांदगांव से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? डर गए? क्या हुआ है? राजनांदगांव वाले क्यों स्वीकार करेंगे? इस बार कितनी सीट? अभी मुश्किल ये है कि सिर्फ 11 सीटें। इधर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी तो हमारे 6 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है और पहली लिस्ट देखकर बीजेपी डर गई है। बीजेपी के भीतर सत्ता विरोधी लहर का डर सता रहा है। भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन लोकसभा में जीत का परचम लहराएंगे। दुर्ग में हमारा मजबूत प्रत्याशी है, रायपुर में हमारा मजबूत प्रत्याशी है, राजनांदगांव भी मजबूत प्रत्याशी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का बयान अगर देखेंगे आप, उनका मायने निकालेंगे, मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि हमारा जो 6 कैंडिडेट हमारी पार्टी ने डिक्लेयर किया है, उनके देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अब दोनों ही दलों में बयानों के तीखे बाढ़ चलने शुरू हो चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में डर की सियासत की एंट्री हुई है। अब कौन डरा है और कौन जीतेगा, ये तो जनता ही तय करेगी। इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है जब से ये 6 नाम सामने आए हैं, जब से कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। ज्यादा हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती हैं, बीजेपी नेता। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, माफ कीजिएगा, सबसे पहले अभय नारायण जी का रुख कर लेते हैं। अभय जी, भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उतारने की वजह आखिर क्या आपने यहाँ पर देखी? क्योंकि बीजेपी अब आरोप लगा रही है जब दुर्ग सीट थी वहां से मजबूती से लड़ सकते थे, तो आखिर क्या डर है? डर की वजह से ऐसा चुना गया? जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, मैंने विजय शर्मा जी का बयान सुना, जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, दोनों नए नए विधायक बने हैं और उप मुख्यमंत्री बन गए। सरोज पांडे कोरबा क्यों गई? सरोज पांडे क्यों नहीं लड़ी? दुर्ग में तो वो सांसद रह चुकी हैं, दुर्ग के सांसद हार चुकी हैं, दुर्ग और भिलाई की रहने वाली हैं। ये कौन सा सवाल है? वो क्या डर गई? वो क्यों गई वहां? तो ये कोई सवाल नहीं है। भूपेश बघेल पूरे प्रदेश और पूरे देश के नेता हैं। भूपेश बघेल की स्वीकार्यता जितनी दुर्ग में है, उतनी स्वीकार्यता राजनांदगांव में भी है, उतनी स्वीकार्यता बिलासपुर में भी है, उतनी स्वीकार्यता रायपुर में भी है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 लोग दिखते हैं, देश में राहुल गांधी और प्रदेश में भूपेश बघेल। इसका माला इनको जपना है। भूपेश बघेल की सरकार जो 18-23 में काम की, उसका मुकाबले में उतरने इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। लोकसभा के इनके 9 के 9 सांसद एक अपनी उपलब्धि नहीं बता सकते, एक योजना नहीं लाए छत्तीसगढ़ में। रेलवे की हालत बिगड़ गई, बिलासपुर की हवाई सेवा गायब हो गई, हसदेव का जंगल कटना चालू हो गया सरकार बनते 3 महीने में ही, अपराध का गढ़ बन गया 3 महीने में ही, नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ते जा रही है। तो अब ये बहस करेंगे प्रत्याशी पे। अरे भूपेश बघेल जी किसानों के साथ खड़े हुए, 2500 रुपए कुंटल दिए। ठीक, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी अभय जी आपके पास। राजीव जी, आप अपनी बात रखिएगा, पर पहले मेरे सवाल का आप ये जवाब दीजिए कि क्या बीजेपी तो नहीं डर गई है? क्योंकि ओबीसी बड़ा वर्ग वहां पर बड़ा फैक्टर है राजनांदगांव में, और भूपेश बघेल भी उससे ही आते हैं। आपने ब्राह्मण चेहरा मैदान में उतारा है, कहीं इस वजह से तो डर नहीं है बीजेपी में कि कहीं ऐसा ना हो इसका नुकसान हमें उठाना पड़े? रितु जी, देखिए, ये ओबीसी, ब्राह्मण, दलित, ये कांग्रेस कैटेगराइज करती है, देश को बांटती है। देश को धर्म के नाम पर कांग्रेस ने बांट दिया। पाकिस्तान इस्लामियों का, भारत हिंदुओं का, फिर सारे के सारे बोल दिए कि इस्लाम खतरे में है भारत में। ये खेल कांग्रेस करती है। राजनांदगांव
मान्यवर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं फेसबुक आपसे किसने अनुरोध बांटा? ठीक कर ठीक, रहा हूं आप अपनी बात रखिएगा अभय जी, आपके पास फिर लौटूंगी। आपने अपना पूरा वक्त लिया है, राजीव जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। कांग्रेस बात है वो 70 डिबेट के वर्षों से विषय पे यही होना खेल खेल चाहिए। रही है। मुसलमान देश के बंधुओं को बंटवारे कहती पे बात इस्लाम कर खत्म लेते हैं है, ना, लामबंद तो हो फिर जाओ कर कांग्रेस दीजिए। के नीचे। और वीर यहाँ सावरकर जी ने पहले क्या यहाँ कहा? पर सनातन धर्म के लोगों को कहती है, देखो भाजपा ने ब्राह्मण को बना दिया, देखो भाजपा ने ओबीसी को बना दिया। ये ओबीसी ब्राह्मण क्या, ये देश का चुनाव हो रहा है, यहाँ राष्ट्र का मुद्दा है। भूपेश बघेल जी ताल ठोक कर कहते थे कि मैं दुर्ग से चुनाव लड़ूंगा, पाटन से ले देकर। एक बार हार चुके हैं रायपुर से लोकसभा चुनाव। उस समय उन्होंने जनता जनार्दन के बीच में कहा था, लाखों लोगों के बीच, कि मैं वापस आऊंगा रायपुर लोकसभा में, जीत के दिखाऊंगा। उस समय बैस जी से हार गए थे, मात्र 1,57,815 वोट से हारे थे रायपुर लोकसभा भूपेश बघेल जी। अब वो दुर्ग से विधायक चुने गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं है तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं अभय जी की इस बात से सहमत हूँ कि भूपेश बघेल जी कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन राजनांदगांव में वो ओबीसी और ब्राह्मणवाद के नाम पर लड़ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं है, देश में राम लहर चल रही है, देश में मोदी जी की लहर चल रही है, देश में उद्योग क्रांति की लहर चल रही है, देश में भ्रष्टाचार की निरंकुशता के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इस देश में पिछले 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के हाथ में कोल स्कैम, राष्ट्रमंडल स्कैम की सरकार। लौटूंगी राजीव जी आपके पास। ठीक ठीक, अभय जी एक बात बताइए, यहाँ पर राम और मोदी से निपटने के लिए आपने बड़ा फैसला तो ले लिया, कद्दावरों को मैदान में भी उतार दिया, पर क्या वाकई इसका फायदा होगा? देखिए, ना तो राम से मुकाबला है ना मोदी से मुकाबला है। ये देश का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश में जो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है उसको बचाने का चुनाव है। जिस तरह से देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है, और अभी हमारे थोड़ा स्पष्ट करिए कौन सा दुरुपयोग हो रहा है? अभी अदालत ने हमारे खिलाफ मामला दिया है। उन्होंने कहा कि देश को बांटने का काम कांग्रेस ने किया। ये इतिहास पढ़ लें कि दो देश की परिभाषा सबसे पहले वीर सावरकर ने दी। इनके वीर सावरकर जिसकी ये पूजा करते हैं, उन्होंने सबसे पहले परिभाषा दी। उसके बाद दूसरी बात, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम तो भाजपा करती है, कांग्रेस पार्टी करती है। काम तो भाजपा शाहबानो मामले में शाहबानो के केस को पलट दिया, औरत के सरकार को छीन दिया, अगर मंदिर का ताला खुलवाती है कि हिंदू वोट मिल जाए। अच्छा, फिर वो काउंटर पे कहती कि मुझे रोना आ रहा है, आतंकवादी मारे जाने पर सोनिया जी ठीक, राजीव जी यहाँ पर सवाल का जवाब ये दीजिए कि देखिए, पूर्व मंत्रियों को भी उतारा गया है, दिग्गजों को भी मैदान में उतारा गया है, इसे किस तरह की चुनौती बीजेपी किस तरह की चुनौती की उसमें लेती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड पर रहती है, अर्थात वो जनता जनार्दन के बीच में काम करती है, सामाजिक काम करती है, भले का काम करती है, सोशल वर्क करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं नम्रता से बोलता हूं कि कोई भी हमारे पास कोई चुनौती नहीं है। भूपेश बघेल जी आ जाए या कोई आ जाए, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हम जनता जनार्दन के बीच में रहते हैं, ताल ठोक कर हम जो घोषणा किए थे, धारा 370 हटाएंगे, हटा के रहे। हम कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, हमने जन आंदोलन छेड़ा, हम अदालत में लड़ाई लड़ते रहे। ये कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज राम मंदिर, रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है तो अदालत का मामला है। अरे भैया, आपके कांग्रेस की लीडर पूरी पैनल बना के अदालत में खड़े हो गए, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है। और आज जब राम मंदिर बन गया छिड़ रहे हैं, कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, ये भाजपा का राम मंदिर है। अरे भैया, राम मंदिर सबका है, आप भी आइए, अभय जी आप भी आइए, दर्शन करिए। ये सनातन का विरोध, मैं तो कहता हूं अभय जी इस बात का जवाब दे। आपके इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को कोड़ की तुलना करते हैं। आज भी डी राजा ए राजा जैसे कनिमोजी के स्टालिन लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर है हमारा इस्लामिक वोट खसक न जाए। लेकिन हम कहते थे इस प्रकार से सनातन का अपमान नहीं सहन करेंगे। हम कहते हैं देश के मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो वर्ग भेद फैला रही है, ये भाषावाद के नाम पे प्रांतों का गठन की है। ये इस प्रकार से अभी राहुल गांधी आलाप कर रहे हैं कि आरक्षण दो, जनसंख्या गणना करो, दलित कौन है, अति दलित कौन है, अति पिछड़े कौन है, बड़े पिछड़े कौन है, इस मीडिया में कितने पिछड़े हैं। अरे ये क्या बात हुई?
हम तो बात कर रहे हैं गरीबी पर प्रहार करेंगे, हम तो बात करेंगे कि देश के जितने संसाधन है उसमें हर गरीब, चाहे किसी भी वर्ग का हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो ठीक या है। मराठा हो, तेलुगु हो, वो हम सब मिलकर हम चाइना का मुकाबला करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग हब ठीक ठीक बनेंगे। ठीक ठीक राजीव जी, देखिए कॉन्फिडेंस में अभय जी, कॉन्फिडेंस कहेंगे या उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, ये तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि विधानसभा चुनाव के दौरान कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस में कांग्रेस थी और 70 से डायरेक्ट धड़ाम आधे पे आ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अभी भी उसके बाद भी कॉन्फिडेंस आपका? देखिए, चुनाव में फैसला जनता करती है, मतदाता करता तो वही बात है ना, जनता के लिए जो आपने किया होगा वही तो दिया ना। मैं वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। जी 18 में हमको बहुमत मिला 68 सीट के साथ, और भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार की पार्टी 14 में सिमट गई। लेकिन 19 में मैंडेट बदल गया जनता का, 19 में उनके 9 जीते, हमारे 2 जीते। तो जनता जनार्दन के ऊपर ही फैसला है। राजनीतिक दल तो अपने मुद्दे लेके जाएंगे, अपने प्रत्याशी लेके जाएंगे, प्रत्याशी भी हमारे अच्छे होंगे, मुद्दा भी हमारा अच्छा होगा। और देश की जो परिस्थितियां हैं, आज बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पे अत्याचार, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम, देश की अर्थव्यवस्था कर्जा लेकर प्रति व्यक्ति 1.25 लाख रुपए कर्जे में है। 205 लाख करोड़ का कर्जा इस देश को मोदी सरकार ने दिया है 10 साल में। ये मुद्दे हैं, ये हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन 6 प्रत्याशी आने पे बीजेपी इतनी बौखला जाएगी, बीजेपी इतनी डर जाएगी, ये हमको उम्मीद नहीं थी। अभी तो भूपेश बघेल, दामोदर साहू, शिव डहरिया, ज्योत्सना महंत, ये नाम आए। दुर्ग में राजेंद्र साहू, जिसको आप कह रहे ना विजय शर्मा जी कि भूपेश बघेल क्यों नहीं आए, राजेंद्र साहू जब 2-4 लाख वोटों तो जीत के आएंगे ना, उस दिन विजय शर्मा का बयान लीजिएगा। एक सामान्य कार्यकर्ता को आप हल्के में लेंगे, मजाक में लेंगे, बात करेंगे। ठीक। मेरा कहना है कि रामप्रसाद साहू जी दुर्ग के सांसद थे, दुर्ग छोड़कर महासमुंद चले गए। बहुत सुंदर आप प्रयोगशाला बना रहे हैं। रितु जी, इन्होंने कहा कि सरोज पांडे जी क्यों गई? पार्टी का निर्देश था, पार्टी का निर्देश था रितु जी, सुषमा स्वराज जी विदिशा से चुनाव लड़ी, तो वो विदिशा से जाकर ठीक ठीक 3 लाख वोट से पर सवाल वही रहेगा, सवाल यहाँ पर वही रहेगा, जब दुर्ग सीट थी तो आखिर ऐसी क्या आन पड़ी थी जो यहाँ पर बदलना पड़ा, भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लड़ाना पड़ा? सवाल यही रहेगा, भले आप घुमा फिरा के जवाब दें, ये सवाल नहीं बदलेगा। क्या वाकई में डर है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और जिक्र बिलासपुर का करते हैं, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। छात्राओं से छेड़खानी के मामले में एक्शन लिया गया है। छेड़खानी करने वाला शिक्षक निलंबित हुआ। बच्चियों ने अश्लील हरकत करने का आरोप इस पर लगाया था। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी। डीईओ ने टीम गठित कर मामले की जांच कराई, जिसमें दोषी पाया गया और अब कार्रवाई हुई है। ही कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा गया है, और जिसमें कमलेश साहू के ऊपर कार्रवाई तो हो गई, साथ ही साथ जो प्रधान पाठक है उसने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं किया, क्योंकि उसको कुछ जानकारियां थी फिर भी उसने छिपाया रखा था। और ठीक इसी प्रकार से एक लेडीज़ शिक्षिका है, उनको भी छात्राओं के द्वारा बताया जाता था, लेकिन फिर भी उसने भी किसी को कोई जानकारी नहीं दी। और अब बात कवर्धा की, जहां 7 साल की मासूम की हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। जानकारी के अनुसार मासूम का हत्यारा खुद एक नाबालिग लड़का निकला। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ, लड़का मासूम के चढ़ाने से नाराज था और इसी नाराजगी में उसने मासूम की जान ले ली। तो 7 साल की मासूम की हत्या कर दी गई थी, उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस हत्याकांड में नया ट्विस्ट आया है। बता दें आपको, नाबालिग ने ही मासूम की हत्या की थी। अंबिकापुर के राम भक्तों को दर्शन कराकर आस्था स्पेशल ट्रेन लौट चुकी है। अयोध्या से लौटे लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। रामलला के दर्शन करने की खुशी उनके चेहरों पर झलक रही थी। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर आस्था स्पेशल ट्रेन जो है लौटी है, और उसके बाद जो सभी दर्शन करने गए थे उन सभी के चेहरों पर खुशी।
अंबिकापुर से अयोध्या गई थी सरकार के माध्यम से और उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत स्वागत किया और हमने बहुत एंजॉय किया। प्रेम से बोला जय श्री राम। इतनी खुशी की अनुभूति हो रही है जिसका बयान नहीं किया जा सकता और निसंदेह अयोध्या जो एक बार जाएगा उसको वापस आने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसा अद्भुत दृश्य भगवान रामलला का बना हुआ है कि मैं चाहूँगा कि भारत का हर व्यक्ति और हर नागरिक एक बार रामलला का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करे। राम भक्त जागे हैं और देश में जो सोया अभिमान था वो फिर से जाग उठा है और इस बार मोदी सरकार फिर से 400 पार के भाव से ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, निश्चित रूप से गांव में एक वातावरण बनेगा। और आइए अब देखेंगे चुनाव 24।